आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। कृषि टॉपिक हमारा चला हुआ था, एग्रीकल्चर। लास्ट क्लास हमने शुरू कर दिया था। इम्पोर्टेंट कल की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की क्लास है, क्योंकि हूबहू क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे भाई। ठीक है, कल हमने पढ़ लिया था कृषि के प्रकारों के बारे में, वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में, जितने भी टाइप्स बन सकते थे। और मैंने आपको जो एक भू आकलन जो रिपोर्ट थी उसके बारे में बता दिया था, तो 15-16 में रिलीज हुई थी। जो डेटा बताता सीमांत किसान क्या होते हैं, बाहर राजस्थान में कुल किसान कितने हैं, वो सब कुछ मैंने बता दिया। बंजर भूमि कितनी है, सब कुछ करा दिया। वो पूरी रिपोर्ट भी करवा दी थी। इन डिटेल में समझाया तो जाकर के समझिएगा, चीज़ों को पढ़िएगा। ठीक है, चलो आज ये कुछ आपकी सुविधा के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि थोड़ा सा मैंने आपकी सहूलियत के लिए, थोड़ा समय बचाने के लिए ये चीज़ें लिख दी हैं। ये फसलों की किस्में, आज से हम यहाँ से शुरू करेंगे। फसलों की किस्में, फसलों की क्रांतियाँ, इसके बाद पढ़ेंगे फसलों की क्रांतियाँ, फसलों के उपनाम, हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे हम श्वेत क्रांति के बाद में हम देख लेंगे इसमें जो राजस्थान को कृषि विभाग के डिपार्टमेंट के द्वारा 10 मंडलों में बांटा गया, उसको भी अगर समय मिला तो पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिना टाइम वेस्ट किए, और सभी क्लासेस को जाकर के प्लेलिस्ट में से 1 बाय 1 करके देखिए हर एग्जाम में अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोस्टली। अब आरएस को हुआ है, उसमें भी पूछा गया है, इससे पहले वीडियो में भी पूछा गया था, पटवार में भी पूछा गया था। तो फसलों से एक किस्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी किस्म किस उसकी फसल की है। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा पानी पी करके ना। चावल से शुरू करते हैं। किसे याद करवाने की मेरी जिम्मेदारी, बशर्ते आप बस बैठे रहेंगे मेरे साथ में। चावल कहाँ होता है सर? वहां पर थोड़ा सा पानी ज्यादा होगा। क्या चावल कहाँ होगा सर? पानी की आवश्यकता अच्छी चाहिए इसको। बिल्कुल सर, ज्यादा पानी चाहिए चावल के लिए। ज्यादा पानी चाहिए तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक समझो। चावल के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ज्यादा पानी कहाँ होता है सर? नहरों में होता है, नदियों में होता है। बिल्कुल सही बात है, तो नदियों में होता है। ऐसे समझो, रिलेट करो कि ज्यादा पानी कहाँ मिलेगा आपको? नदियों में मिलेगा। तो जो चावल की मुख्य रूप से जो किस्में है ना, वो नदियों के नाम पर है। किसके नाम पर है? नदियों के नाम पर। याद करेंगे, देखो ये बासमती चावल की तो सबसे अच्छी उच्च श्रेणी की किस्म है। ये तो आप सभी को पता होगा कि बासमती चावल की किस्म है। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने बताया कि ट्रिक क्या थी कि नदियों के किनारे। तो देखो चंबल नदी है, माही नदी भी है, जमुना भी है। ठीक है, और ये आपकी पद्मा है। ठीक है, ये सभी नदियों के नाम। किसके नाम है? नदियों के नाम है। इस सुगंधा, देखो चावल बनाते बढ़िया सुगंध आती है तो सुगंधरा। और एक है परमल। क्या है? परमल। याद हुआ कि नहीं हुआ? मेरे साथ दोबारा बोलेंगे। चावल की किस्में बता रहा हूं मैं आपको कि नदी, ट्रिक क्या है कि नदी में ज्यादा पानी होता है तो चावल के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। क्या? चावल के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो नदियों के नाम पर ही ज्यादातर चावल की किस्मों के नाम है। जैसे बासमती तो सर्वश्रेष्ठ किस्म का क्या है? चावल है, ये आपको पता ही, अच्छी सुगंध है इसमें। इसके बाद जैसे चंबल नदी है, चंबल हो गया। माही नदी का नाम माही हो गया। जमुना है, पद्मा है, सुगंध अच्छी आती है सुगंधरा बोलेंगे, और इसी को परमल बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे? परमल। ये हुई आपकी किसकी किस्म की? चावल की किस्में। ठीक है भाई, चावल की जो नस्लें हैं वो होगी कंप्लीट। ठीक है, याद कर लेना, दोबारा एक बार और रिवीजन करवाऊंगा। अब बात करते हैं मक्का के बारे में। किसके बारे में? मक्का में देखो, जैसे जो नदियों के नाम है ना, कभी नदियों के पीछे कुछ किरण वगैरह जोड़ देगा। देखो तो मक्का से देखो माही कंचन, कौन सी है? माही कंचन। एक है माही धवल, एक है किरण, एक है प्रभात, और एक है अरुण। यहां देखो, यहां देखिए किरण, प्रभात और अरुण। ये याद हुआ कि नहीं हुआ? ये कैसे याद होगा? आपको पता है ये अपने आप में ये तीनों की तीनों पर्यायवाची है या नहीं? बिल्कुल सर, पर्यायवाची है। किरण जैसे प्रभात है, सुबह हो गया। अरुण का मतलब भी जैसे सूर्योदय होना, उजाला होना होता है ना, तो प्रभात, अरुण और किरण। याद करो ऐसे कि ये तीनों की तीनों किसके हैं? पर्यायवाची आपस में। किरण, प्रभात, अरुण, इसके साथ हम माही कंचन और माही धवल। याद हो गया। ये हो गई हमारी मक्का की किस्में। किसकी? मक्का की किस्में। समझ आया? मक्के का उत्पादन कहाँ होता है राजस्थान में? मक्के का उत्पादन चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में होता है। कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में मक्के का उत्पादन किया जाता है। ये आपको समझ आया? चलो आगे हम बात कर लेते हैं बाजरे की। क्या? बाजरे की। ये मोटा अनाज है भाई। अब बाजरे की बात कर लेते हैं हम। तो देखो बाजरा मोती की तरह चमकता है भाई। क्या? मोती की तरह तो नहीं चमकता, काला होता है। लेकिन याद करो आप, देखो क्या है, हाँ ये तो ठीक है। देखो बाजरे के बारे में समझेंगे तो मोती क्या है? एक है मोती। जो मोती बाजरे की जो किस्म है ना, क्या जो ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जाता है। क्या?
तो कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में उगाई जाने वाली बाजरे की नस्ल या किस्म का नाम क्या है? तो मोती बताना। क्या? मोती बाजरा अर्ध शुष्क या शुष्क प्रदेश में उगाई जाने वाली बाजरे की किस्म है। समझ आ गया? मोती समझ आया। नेक्स्ट बात है मोती, और इसके बाद राशि। राशि का भी ध्यान रखेंगे, ये भी उच्च श्रेणी की है। क्या है? ये भी उच्च श्रेणी का बाजरा है। तो राशि 1822, 1827 याद करेंगे। राशि 1827 किसकी किस्म है? बाजरे की किस्म है। इसी तरीके से राज 171 भी याद करना। क्या? राज 171, ये पूसा 322, ये शायद यही पूछा गया है आरएस में। आरएस 2023 में जो पूछा गया ना, यही पूछा गया शायद, और थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन यही आया है पूसा 322। ठीक है भाई, पूसा 322 किसका है? ये बाजरे का जो आरएस में पूछा गया। नेक्स्ट है पूसा 23 है, और एक है RCB2, RCB2, ये बाजरे की नस्ल है। और देखो एक आता है बाजरे की नस्ल श्रीराम, ये पीछे के आंकड़ों को ध्यान ना रख पाए तो इतना ध्यान रखो, भगवान जी राम। ठीक है, चलो एक है AHB 1200। AHB जो 1200 है ना, ये थोड़ी सी मतलब ये पकने में थोड़ा ज्यादा समय लेती है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। तो पकने में सर्वाधिक बाजरे की किस्म कौन सी ज्यादा समय लेती है? तो AHB 1200 सर्वाधिक टाइम लेती है, ये भी ध्यान रखना है। एक है RHB 177, एक है बलवान। याद हुआ कि नहीं? मेरे साथ बोलेंगे दोबारा से, बाजरे की इंपॉर्टेंट है, ये तीनों तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। देखो बाजरे की जो सबसे पहले बात करें तो कौन सी किस्म है? मोती। मोती शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका। तो मोती बाजरा, मोती के बाद ये नंबर नहीं आ तो रहने दो, राशि बाजरा, और ये राज 171 याद करना है। पूसा, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको एग्जाम आ चुका है। पूसा 322, इसके बाद है पूसा 23, इसके बाद RCB2, इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर श्रीराम, बोलेंगे श्रीराम, ये है AHB 1200, ये और है RHB 177, और बलवान। बार बार इस वीडियो को देख लेना, रिवीजन कर लेना, लेकिन दिमाग में छप जाना चाहिए। फिर भी याद नहीं हो रहा ना, तो एक नोटबुक में इनको लिख लो आप, जिससे याद हो जाए। एक नंबर पक्का, एक क्या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे इससे। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं हम सोयाबीन की। किसकी बात करें? हाँ, बाजरे का उत्पादन कहाँ होता है? अभी बता दूंगा मैं आपको कौन कौन सी जिले में कहाँ पर कौन सी फसल का उत्पादन होता है, लेकिन फिर भी बताएंगे। बाजरे का उत्पादन कहाँ पर होता है आपको बताना है। तो बाजरे का उत्पादन सर अलवर और जयपुर में सर्वाधिक हो। कहाँ पर? अलवर और जयपुर में बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। समझ आया? कल की क्लास आप लोगों ने देखी है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मैंने कल आपसे पूछा था, मैंने टाइप्स बताए थे, बहुत सारे फसल के बताए थे, बिल्कुल बताए थे। तो मुझे आप बताएंगे कि रिले कल्चर क्या होता है। क्या रिले कल्चर क्या होती है? ये आपके लिए टास्क है, अगर आप देखो तो इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, जब भी वीडियो देखो, रिले कल्चर क्या है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे सोयाबीन। सोयाबीन की किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो सोयाबीन की कौन कौन सी किस्में? एक है गौरव, एक है पंजाब फर्स्ट, एक है पूसा 16, ठीक है भाई, एक है मैक्स और मोनेटा। क्या? मैक्स मोनेटा। सोयाबीन की किस्में देखो, गौरव, पंजाब, पूसा 16 है, ठीक है, ये मैक्स और मोनेटा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट भाई, ये कुछ चीजें ऐसी याद करनी पड़ेंगी आपको। गेहूं की देखो, श्रीराम 300। देखो श्रीराम एक और बताया था मैंने आपको। क्या? श्रीराम बताया था। देखो एक तो श्रीराम होता है, बाजरे का भी आता है। बाजरे का आता लंबा चौड़ा 86-94, लेकिन गेहूं में थोड़ा सा 303 है। क्या याद रखना? 303 कंफ्यूज कर सकता है कि गेहूं की किस्म है 303, जो गेहूं की किस्म है श्रीराम 303, वो किसकी है? और यहाँ पर एक है श्रीराम 86-94, तो ये 86-94 बाजरे की है, और जो 303 किसकी है? गेहूं की है। नेक्स्ट बात करें, एक है कल्याण सोना, एक है सोनालिका, एक है मालविका, एक है कोहिनूर, और दूसरा करण वंदना, करण श्रेया, करण नरेंद्र। इस तरीके से करण अगर आपको आगे मिल रहा है तो भी आप किसके साथ डील करेंगे? गेहूं के साथ में। समझ आया? तो बात करें श्रीराम, कल्याण सोना, सोनालिका, मालविका, कोहिनूर, और आपको कोहिनूर भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोहिनूर, और ये आपका हो गया करण वंदना, करण श्रेया, करण नरेंद्र। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है सर्वाधिक? बताएंगे। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ होता है? ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में। कहाँ सर्वाधिक? गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी होता है। ठीक है भाई, अब बात करें हम सरसों की। किसकी बात करें? सरसों की। तो सरसों की किस्में, एक है वरुणा, एक है पूषा कल्याणी, एक है पूषा बोल्ड, एक है RS 722, एक है RS 761, एक है RS
30, कितना RH30। मेरे साथ बोलेंगे सरसों की किस्म कौन सी है? वरुणा, पूषा कल्याणी, पूषा बोल, RH 725, RH 761 और RS30। समझ आया कि नहीं? अब बताएंगे सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो सरसों अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो सेवर भरतपुर में, याद रखें कहां पर है? सेवर भरतपुर में है। सरसों का उत्पादन कहां होता है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कपास पर। किस पर? कपास पर। कपास की एक है राशि नियो, क्या कपास की किस्म है? एक राशि नियो, एक है बीटी कॉटन, क्या है? बीटी कॉटन, एक अमेरिकी कपास और नरमा, क्या? ये आपको ध्यान रखना है। देखो कौन सी है? राशि नियो, एक है बीटी कॉटन या अमेरिकी कपास और आपको नरमा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है बाजरे की किस्मों को ध्यान रखना है, चावल की किस्मों को ध्यान रखना है, मक्के की किस्मों को और गेहूं के। ये 4 किस्मों तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। दोबारा से एक बार और रिवीजन करवा देता हूं क्योंकि लिखने में थोड़ा सा समय बचत होगी हमारी। तो दोबारा मेरे साथ हम बोलेंगे चावल की किस्में। क्या मेरे साथ बोलेंगे? देखो चावल की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? बासमती। उसके बाद जैसे चंबल है, माही है, जमुना है, पद्मा है, सुगंधरा है और परमल। याद हुआ? मेरे साथ बोलेंगे भाई, मेरे साथ बोले किसकी? चावल की किस्म। बासमती सर्वश्रेष्ठ है, क्या है? बासमती है, माही है, चंबल है, सुगंधरा है, परमल है। याद हुआ? चलो ठीक है भाई, ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट बात करेंगे मक्का। देखो मक्का, यहाँ पर मक्का में मैं आता है और माँ यहाँ पर भी है, दोनों में। देखो मक्का से माही कंचन, माही धवल। क्या? माही कंचन, माही धवल तो याद हो ही गया हुआ, ठीक है। जैसे माही के साथ कुछ शब्द जुड़ रहा होगा तो आपको मक्का के साथ डील करेंगे, तो माही कंचन और माही धवल याद हो गया। इसके साथ ही मैंने बताया किरण, प्रभात और अरुण, ये तीनों अपने आप में क्या है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर। इनका जो पर्यायवाची एक तरीके से मिलता जुलता है। जैसे प्रभात का मतलब एक तरीके उजाला ही होता है, अरुण का मतलब भी क्या होता है? उजाला करना, और किरण का भी मतलब उजाला करना। सिर्फ आपको याद कराने के लिए। तो किरण, प्रभात और अरुण आपको ध्यान रखना। ये मक्का का है, मक्का की जो किस्म है बताएंगे माही कंचन, माही धवल। क्या? माही कंचन, माही धवल, किरण, अरुण, प्रभात। किरण, अरुण, प्रभात। याद हुआ? ठीक है। इसके साथ में हम बाजरे की बात कर लेते हैं। तो बाजरे की सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म की बात करें वो तो है राशि। क्या? सर्वश्रेष्ठ बाजरे की किस्म तो है राशि 1827। कितनी? राशि 1827 सबसे अच्छी किस्म है बाजरे की। और जो मोती किस्म है भारत में सर्वाधिक, पूरे राजस्थान नहीं बल्कि भारत में मोती किस्म के बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्यों? ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है, मोती बाजरे का। समझ आया? नेक्स्ट बात करेंगे, एक है राज 171, एक है पूसा 322। ये इंपॉर्टेंट है, ये RS में पूछा गया है। नेक्स्ट बात है पूसा 23 और RCB2। क्या? RCB2। नेक्स्ट है आपका श्रीराम 8694, श्रीराम 8694, AHB 1200। ये थोड़ा इसको पकड़ने में थोड़ा सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और ये जो मोती है लगभग, इस मोती को लगभग 90 दिन का टाइम लगता है, राशि को लगभग 85 से 90 दिन का टाइम लगता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है RHB 177 और बलवान, ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा मेरे साथ में बोलेंगे बाजरे की कौन कौन सी है? बाजरे की सबसे पहले देखो मोती, पहली कौन सी है? मोती की तरह चमकता बाजरा, समुद्र गोल राउंड तो होता ही है, ऐसे कुछ भी याद करो। तो सबसे पहले जो अर्ध शुष्क क्षेत्र में या शुष्क प्रदेशों में जिस किस्म का बाजरे का उत्पादन किया जाता है उसको बताना आपको कौन सा है? आपको मोती बाजरा। उसके बाद मैंने बताया राशि, कौन सा बाजरा है? राशि। ये पूरा ये ध्यान ना रख पाओ, 1827 तो छोड़ देना। मोती के बाद कौन सा है? राशि के बाद कौन सा है? राज 171 बाद कितना बताया मैंने? पूसा 322, पूसा 322। इसके बाद है पूसा 23, RCB2। और इसके बाद बलवान है श्रीराम, AHB 1200 और RHB 177। ये आपको याद हुआ। नेक्स्ट बात है सोयाबीन की, मेरे साथ और बोलेंगे। सोयाबीन का है गौरव, पंजाब, पूसा 16। ठीक है। एक है मैक्स और मोनिटा। याद हुआ? ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, बार बार बोलेंगे, रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। एक है श्रीराम गेहूं की भी किस्म है श्रीराम, और बाजरे की भी किस्म है। अगर 8694 आएगा, क्या 8694 आएगा तो बाजरे की किस्म है। अगर क्या 8694 आएगा तो बाजरे की किस्म है। अगर 303 आता है, क्या 303 आता है तो आपको बताना है गेहूं की किस्म है। समझ आया? गेहूं की और समझ लो। एक है कल्याण सोना, एक है देखो सोनालिका। देखो इसमें भी सोना छुपा हुआ है, इसमें भी सोना है। तो कल्याण सोना, सोनालिका, मालविका, कोहिनूर। और देखो करण के साथ में वंदना आ जाएगा, करण के साथ में श्रेया आ जाए,
या करण के साथ में नरेंद्र आ जाए या करण के साथ में कोई और भी अगर किस्म का नाम दे करके वो पूछता है तो आपको डील करना होगा किसके साथ में, गेहूं के साथ में। और गेहूं की एक नई किस्म खोजी गई है जिसका नाम है DBW। कौन सी? DBW बहुत अच्छी किस्म है 327। क्या? DBW 327 गेहूं की नवीनतम किस्म है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें सरसों की, तो वरुणा, पूषा कल्याणी, पूषा बोल्ट, RH 725, RS 76, RS 30, ये आपको ध्यान रखना है, सरसों की है। सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में, बता दिया मैंने आप लोगों को। सरसों का उत्पादन अलवर भरतपुर में ज्यादा होता है, ये बता दिया। कपास की बात करें तो कपास का उत्पादन भी कहाँ होता है? गंगानगर में सर्वाधिक होता है, आप लोगों को पता ही है। तो कपास की राशि नियो है, BT कॉटन है, अमेरिकी कपास है और ये नरमा है। लेकिन आप लोगों को ज्यादातर याद रखना ही रखना है किसके? चावल की किस्मों को ध्यान रखना है, दूसरा आपको बाजरे की किस्मों को ध्यान रखना है, तीसरा मक्का की किस्मों को याद रखना है और चौथा आपको याद करना है गेहूं की किस्मों। ये तो आपको किस्मों के नाम रटे होने चाहिए जितने भी मैंने अभी करवाए, समझ आया? अब बढ़ाते हैं हम आज के आगे के हमारे टॉपिक को। ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। कुछ अब मैं बताता हूँ फसलों के उपनाम। सीधा जो डेटो क्वेश्चन पूछता है ना, या फसलों से संबंधित क्रांति पढ़ लो, चलो क्रांति पढ़ लो। ये थोड़ा सा देखो टाइम बचत हो गया इसमें, लिए लिखा दिया मैंने पहले आपको। तो अब बात कर लेते हैं, पहले एक बार ऐसा करते हैं, अब ये समझ लो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है अगर आपसे पूछ लिया तो, कि राजस्थान भारत में कौन कौन सी फसलों में टॉप करता है? क्या? राजस्थान टॉप करता है, ठीक है, राजस्थान फसलों में टॉप है, ठीक है। राजस्थान निम्न फसलों में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है, प्रथम स्थान या टॉप लग लो, ठीक है, स्थान रखता है। तो एक तो आपका बाजरा हो गया, क्या हो गया? बाजरा हो गया, ठीक है भाई। बाजरे के बाद में थोड़ा सा और भाई, दूसरी बात, ये आंकड़ा बदल भी सकता है क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है ना, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी हो जाता है। एक तो आपको बाजरा ध्यान रखना है, एक रखना आपको बाजरा के साथ में आपको कुल तिलहन, नेक्स्ट है कुल दलहन, कुल तिलहन है, कुल दलहन है, कुल राई और सरसों, राई व सरसों, राई सरसों हो गया, एक हो गया ज्वार हो गया, ठीक है भाई, क्या हो गया? ज्वार हो गया। इनमें राजस्थान टॉप करता है, ये आप ध्यान रखना है भारत में, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट हम बात करें, अब समझ लेते हैं फसलों से संबंधित क्रांति, ठीक है। किसके बारे में समझ लेंगे हम? फसलों, लिखते हुए चलेंगे इस तरीके से, फसलों से संबंधित क्रांति। फसलों से संबंधित क्रांति कौन कौन सी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, फसलों से संबंधित क्रांति क्या है? एक है हरित क्रांति। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हरित क्रांति से। हरित क्रांति, हरित क्रांति को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, बाकी को केवल नाम से समझ लेंगे। थोड़ा सा हरित क्रांति को आप डिटेल में समझो। हरित क्रांति की शुरुआत हमारे भारत में आ गई थी 1966 और 67 में। ये डेट पूछा तो आपको डेट बताना है, कब? 1966-67 में। और भारत में जनक कौन है? जनक मैं लास्ट क्लास में बताया था, हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन जी हैं, जिनका अभी निधन भी हो चुका है, ध्यान रखें, करंट में भी इनका अभी निधन हो चुका है, ठीक है भाई। MS स्वामीनाथन जी, ठीक, इनका अभी इसी वर्ष 2023 में, शायद 1 महीने पहले ही निधन हुआ है इनका, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो MS स्वामीनाथन जी को क्या हरित क्रांति का जनक माना, क्या भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। और विश्व के रेस्पेक्ट में मैंने बता ही दिया था, विश्व में किसको? नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है, नॉर्मन
बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को क्या माना जाता है भाई? जनक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत में एम एस स्वामीनाथन जी और नॉर्मन बोरलॉग को जो विश्व में हरित क्रांति जाना जाता है, जो हरित क्रांति हुई थी यूएसए में, मेक्सिको, कनाडा, इस क्षेत्र में ज़्यादा हुई थी। अब समझते हैं सर हरित क्रांति है क्या? क्या हरित, थोड़ा सा समझा देते हैं। हरित क्रांति ओवरऑल है क्या? हरित क्रांति का सीधा और सिंपल मतलब है कि जो खाद्यान्न फसलें हैं उसके उत्पादन में वृद्धि करना। क्या? खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, मुख्य रूप से गेहूं और चावल। क्या? गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना क्या है भाई? यह है हरित क्रांति। अब हरित क्रांति के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। क्या? हरित क्रांति में मुख्य रूप से क्या क्या कंपोनेंट्स है जिसकी वजह से थोड़ा सा ये आगे बढ़ पाई और इससे जो जैसे खाद्यान्न है, खाद्यान्न का स्तर में सुधार हुआ। तो हरित क्रांति आने से क्या क्या परिवर्तन आया? देखो हरित क्रांति में क्या हुआ कि जो बीज है ना, जैसे हम खेती उगाते हैं तो पहले हम नॉर्मल अपना बीज उगा रहे हैं, तो जैसे उच्च श्रेणी का नहीं है तो उत्पादन भी कम होगा। लेकिन हरित क्रांति के अकॉर्डिंग क्या किया गया था? इसमें क्या किया था, जो बीज थे ना, बीज जो हम डालते हैं अभी, जैसे मैंने फसलों के बीजों के बारे में बता दिया, तो बीज उच्च किस्म के बीज लाए गए थे। क्या के इसमें कंपोनेंट क्या क्या थे भाई? एक तो उच्च श्रेणी की क्या आ गए भाई? बीज आ गए सर। और हरित क्रांति का मतलब था एक तो उच्च श्रेणी के बीजों का प्रयोग करेंगे जमीन में, दूसरा उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे। उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग कैसे भाई? जैसे कीट वगैरह आ जाते हैं कि जमीन को खा जाते हैं, तो इन्होंने बोला कि भाई हरित क्रांति में जैसे एक तो उच्च श्रेणी के आप लोग बीज डालेंगे और इसके साथ में उर्वरक और जो पेस्टिसाइड्स हैं, क्या उर्वरक और कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स भी बोल रहे हैं ना कभी कभार, ये पेस्टिसाइड्स भी आपको मिल सकता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जोर किसकी चीज? ये तो उच्च श्रेणी के बीजों पर जोर दिया गया हरित क्रांति में। नेक्स्ट था जो फर्टिलाइजर है और जो पेस्टिसाइड है इनका प्रयोग ज्यादा करो, जिससे कि क्या हो भाई? थोड़ा सा उत्पादन ज्यादा बढ़े, जो कीट है वो समाप्त हो जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट और क्या करें? यहाँ पर मशीनरी को थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया। मशीनरी का प्रयोग, जैसे ट्रैक्टर है, ठीक है भाई, ट्रैक्टर है और बड़े बड़े साधन आ रहे हैं जो खेती करने के लिए, उस मशीनरी पर जोर दिया गया क्योंकि इससे जल्दी हो जाएगा। और सिंचाई की सुविधाओं को, सिंचाई पर भी ध्यान दिया गया, सिंचाई पर ध्यान दिया गया भाई एक तरीके से। तो ये था हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था ना। तो क्या हरित क्रांति का जो पूर्ण एजेंडा था वो क्या था? एक तो हरित क्रांति आने से क्या होगा? उच्च श्रेणी के बीजों का प्रयोग करेंगे। क्या? उच्च श्रेणी के बीजों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या था? उर्वरक और कीटनाशक या फिर बोले तो फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना हमें हमारी जमीन में, और मशीनरी का प्रयोग करेंगे, सिंचाई पर थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। ये थे इसके कुछ मुख्य रूप से जो कंपोनेंट। अब इसके फायदे क्या हुए? क्या फायदे क्या क्या हुए समझेंगे। हरित क्रांति के फायदे क्या क्या हुए? हरित क्रांति का सबसे पहला फायदा हुआ था वो था खाद्यान्न में उत्पादन में वृद्धि। क्या? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी। खाद्यान्न लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज ये आरएस मेंस वगैरह में पूछे जाएंगे, ऐसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा कथन सही है गलत है, ये इस तरीके से। अब थोड़ा सा एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है तो वही इन सभी चीजों को आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना होगा। ठीक है भाई, एक तो खाद्यान्न में वृद्धि हो गई सर, बिल्कुल ठीक है सर, खाद्यान्न में वृद्धि हो गई। अब इससे जो किसानों का आर्थिक जीवन में सुधार हो गया। क्या होगा? किसान भाई जब ज्यादा उत्पादन होगा तो सर किसानों के आर्थिक जीवन में क्या, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया। इतना हुआ नहीं है लेकिन फिर भी सुधार हुआ है। ठीक है, ये मान के चलते हैं। दूसरा, लोगों को रोजगार भी मिल गया सर। बिल्कुल भाई, ज्यादा काम मिल गया ना, कोई टैक्स चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हरित क्रांति का ये कुछ फायदे हैं। और अपनी जीडीपी में योगदान बढ़ गया। लेकिन सर हरित क्रांति के नुकसान क्या है? सर जिस चीज से फायदा होता है उस चीज का नुकसान भी होता है। बिल्कुल सर, तो नुकसान की बात करें हम, तो हरित क्रांति का नुकसान क्या है? एक तो जो आप लोग यहाँ पर पेस्टिसाइड्स जो यूज कर रहे हो ना, क्या फर्टिलाइजर वगैरह ज्यादा यूज करोगे यहाँ पर, फर्टिलाइजर तो ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड, क्या ज्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग करोगे तो भूमि की जो उपज शक्ति है ना, भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आ गई सर। ठीक है भाई,
और उर्वरा शक्ति में कमी आएगी। दूसरा मानव स्वास्थ्य पर भाई देखो आप लोग करोगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए देखो ये खाएंगे, बीमारी क्यों बढ़ रही है, ये जो पेस्टिसाइड्स हम खा रहे हैं ना, ये जहर खा रहे हैं, एक तरीके से फसलों को दे रहे हैं ना, एक जहर खा रहे हैं। तो हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। ये पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, जहर को खाएंगे, जहर को फसल में डालेंगे तो जहर ही तो खाएंगे, जहर तो ये स्वास्थ्य पर नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप पेस्टिसाइड्स के खेती में ज्यादा यूज करोगे तो और क्या होगा, बीमारियां पैदा होंगी एक से एक ज्यादा। तो भाई ये वैसे फॉरेन में ये चीज़ें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स को बंद कर दिया गया, क्योंकि वाकई में ये बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। हम अपनी फसल के लिए उपयोग करते हैं और उसी को हम खाते हैं, जैसे गेहूं है भाई, खाना तो हमें ही है और उस पर छिड़क देते हैं तो वो गलत है भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, के लिए हानिकारक है, ये आपको थोड़ा सा लिखा वैसे लिखा था, हानिकारक है। नेक्स्ट बात करें और इससे क्या हुआ, सामाजिक जो ऐसे या क्षेत्रीय असमानता भी होगी। कैसे, जो हरित क्रांति आई थी, क्या हरित क्रांति आई थी, तो पंजाब उत्तर प्रदेश इस वाले एरिया में तो ज़्यादा, हरियाणा इस क्षेत्र में तो ये बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में इसका उत्पादन बढ़ गया सर, क्या बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया। और भारत भी थोड़ा सा अपने आप में क्या हो गया भाई, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया किस खाद्यान्न के मामले में। तो ये मुख्य रूप से जैसे पंजाब है, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया है, हरियाणा है, तो इन क्षेत्रों में सर्वाधिक इसका प्रभाव देखने को मिला। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे जैसे बिहार है, झारखंड है, उस तरह इसका प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो वहां तक ये पूरा प्रसार पूरे भारत में नहीं था इसका। तो ये भी ध्यान रखना है कि इससे क्षेत्रीय असमानता भी आई, ठीक है भाई, क्षेत्रीय असमानता आई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो कुछ फायदे और नुकसान किसके, आपकी हरित क्रांति के। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। क्या खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है, यह है, लिख लो, खाद्यान्न उत्पादन। ये होगी एक क्रांति आपको कंप्लीट हो गई, कौन सी, हरित क्रांति। समझ आया पूरा का पूरा, एक दोबारा समझ लो। हरित क्रांति में क्या क्या चीजें शर्तें रखी गई। हरित क्रांति में एक तो उच्च श्रेणी के आप लोगों को बीजों का प्रयोग करेंगे, क्या, उच्च श्रेणी के बीजों का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, क्या, उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, जिससे कि फसल के उत्पादन में थोड़ी वृद्धि की जा सके। मशीनों का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा काम जल्दी से आसानी से हो पाए। और सिंचाई के साधनों का विकास करें, सिंचाई की सिंचाई ज्यादा से ज्यादा की जाए। अब ज्यादा की इन लोगों ने तो फिर बाद में क्या फर्क पड़ा कि जल स्तर आज के टाइम पे कम हो गया। ये किसका प्रभाव है, नकारात्मक इंपैक्ट इसी का है, क्या जल स्तरों नीचे नीचे चले गए, बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो उसका एजेंडा था। अब इसके फायदे क्या क्या हुए, फायदे ये हुए कि भाई एक तो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ गया, और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, वाकई में ऐसा है नहीं इतना ज्यादा, लेकिन हाँ खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा है। इसके साथ में किसानों की आर्थिक स्थिति बढ़ गई, ठीक ठाक हो गई। हाँ कुछ लोगों की मान सकते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, और जो कुछ उत्तर प्रदेश कुछ एरिया में, तो वहां पर जैसे खाद्यान्न ज्यादा उत्पादन हो गया, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर किसानों की स्थिति में भी सुधार हुआ, बिल्कुल ठीक है। और अपना जो भारत है वो थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट हुआ, हमें खाद्य के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो गई, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, बल्कि अब इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है, और लोगों को, किसानों के और लोगों को रोजगार भी मिला। ये तो इसके फायदे। नुकसान की बात करें तो नुकसान सबसे ज्यादा गलत है, क्या है कि देखो ज्यादा उर्वरक फर्टिलाइजर का यूज करोगे तो एक जहर खाओगे तो क्या होगा, जहर ही उगलोगे भाई, है ना, तो जहर उगलोगे, तो यहाँ पर जहर डाल के जहाँ जहर खा रहे हैं आप लोग तो मरोगे भाई, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है पेस्टिसाइड्स का हमारी कृषि में प्रयोग करना। तो हमें जैविक कृषि करनी चाहिए, और जैविक हमारा देश का पहला राज्य है, कौन सा राज्य है, सिक्किम में पूर्ण रूप से अब जैविक कृषि की जा रही है। तो भाई जैविक कृषि पर हमें भी जोर देना चाहिए। बाकी पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं ना भाई, बहुत ही ज्यादा उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा भाई, ठीक है भाई। तो देखो ये समझ आया, ये थी आपकी हरित क्रांति। इज दैट क्लियर? छापना है तो छाप लो। अब बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये पॉइंट लिखना चाहे तो लिख लो। हरित क्रांति, अब छोटी छोटी क्रांति है, एक श्वेत क्रांति भी करवा देता हूं अभी। श्वेत क्रांति भी समझ लो, एक इसी के साथ में चलो। एक है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का मतलब क्या है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। श्वेत क्रांति का मतलब क्या है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से। देखो अब बात करते हैं श्वेत क्रांति दूसरे नंबर पर। श्वेत क्रांति का मतलब है दुग्ध उत्पादन वृद्धि। क्या, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।
या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है भाई, ये समझो, इतना ही लिख लो। तो श्वेत क्रांति क्या है भाई, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है आपकी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति कब आई थी, तो ये कब आई थी आपको बताना है 1970 में। कब, 1970 में वर्गीज कुरियन जी के द्वारा, वर्गीज कुरियन जी, ठीक है। इनको क्या माना जाता है भाई, जनक माना जाता है। वर्गीज कुरियन जी को श्वेत क्रांति का जनक पूछेगा तो आपको बताना श्वेत क्रांति का जनक है वर्गीज कुरियन। इन्हीं को अमूल बॉय के नाम से जानते हैं। क्या, अमूल बॉय। तो अमूल बॉय के नाम से किसे जानते हैं, पूछ सकता है आपसे, बताना है आपको। तो वर्गीज कुरियन जी को अमूल बॉय बोल देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दुग्ध उत्पादन पर थोड़ा सा जोर दिया गया, और इसी की बदौलत, क्या, इसी की बदौलत आज विश्व में भारत दुग्ध उत्पादन में, क्या, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर, ठीक है भाई, क्या है, प्रथम स्थान पर। विश्व में सर्वाधिक जो दुग्ध उत्पादन हो रहा है ना, वो कहां पर हो रहा है सर, आपको बताना है, हमारे भारत में हो रहा है। और हम भारत की बात करें, भारत में सर सबसे नंबर फर्स्ट पे आता है यूपी। क्या, यूपी। दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान हमारा। क्या, दूसरे नंबर पर हमारा राजस्थान, ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है भाई, याद हुआ। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जी को माना जाता है, जिन्हें अमूल बॉय के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे हम बात करें, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन हमारे भारत में हो रहा है। भारत की बात करें, यूपी में सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पर हमारे राजस्थान में दुग्ध का उत्पादन खूब हो रहा है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करेंगे, ये होगी आपकी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के बाद में बात कर लेते हैं और कौन सी क्रांति है, और है आपकी, देखो, एक है रजत क्रांति। रजत, ये पूछता है, सिंपल पूछता है कि रजत क्रांति क्या है, तीसरे नंबर पे रजत क्रांति। एक मिनट, ये खत्म हो गया आप लोगों का चौक। रजत क्रांति के बारे में बात करें तो रजत क्रांति क्या है, रजत क्रांति है अंडों से संबंधित, अंडे उत्पादन संबंधित है ना। एक मिनट, इसको बता देता हूँ। तो रजत क्रांति मतलब है अंडों से संबंधित, ठीक है, कुछ अंडों से संबंधित है, ठीक है। अंडों से संबंधित कौन सी क्रांति है वो आपको बताना है। तो अंडों से या अंडे उत्पादन से संबंधित, उत्पादन पूरा ही लिख लो, अंडों के उत्पादन से संबंधित है। अंडों के उत्पादन से संबंधित कौन सी, रजत क्रांति। चौथे नंबर पर लिखेंगे आप, एक है नीली क्रांति। कौन सी क्रांति, नीली क्रांति। नीली क्रांति बोले तो ली मतलब मछली, मछली, देखो इसमें ली आ रहा है तो याद करेंगे मछली, ली इसमें आ रहा है, ऐसे याद करो, कुछ भी ट्रिक लगाओ, ली आ रहा है, इसी ली लास्ट में इसमें आ रहा है, तो मछली उत्पादन से संबंधित तो समझेंगे, मछली उत्पादन। एक सी के साथ में आप लाल क्रांति। तो लाल क्रांति बोले तो लाल टमाटर, क्या होता है, लाल टमाटर, तो टमाटर उत्पादन, या फिर बोले तो मांस उत्पादन, मांस उत्पादन से संबंधित है भाई, ठीक है भाई। एक हो गई लाल, हो गई पीली, हो गई, एक है, ठीक है, रजत हो गई, लाल, काली, पीली, श्वेत, और कौन सी रह गई आपकी, रजत हो गई, पीली, एक बार मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। हाँ, रजत, काली क्रांति है ना, हाँ काली क्रांति, एक है काली क्रांति। काली क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित सर काली क्रांति। एक है धूसर क्रांति। कौन सी, धूसर क्रांति। धूसर क्रांति किससे संबंधित है आपको बताना है, तो सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। किससे, सीमेंट उत्पादन से संबंधित है आपकी धूसर क्रांति, ठीक है भाई। धूसर क्रांति किससे संबंधित है, सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। सनराइज क्रांति, नेक्स्ट 7 नंबर में सनराइज क्रांति। सनराइज क्रांति का संबंध किससे संबंधित है आपको बताना है, ये आईटी सेक्टर से संबंधित है, आपको बताना है, आईटी सेक्टर से संबंधित है भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का मतलब, ठीक है, इस क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें, एक स्वर्णिम क्रांति भी है। क्या है, स्वर्णिम क्रांति।
स्वर्णिम क्रांति। स्वर्णिम क्रांति का मतलब है बागवानी से, क्या बागवानी से संबंधित है, बागवानी से संबंधित, बागवानी से संबंधित है भाई, एक मिनट, से संबंधित है। देखो दोबारा देखो एक बार यहाँ तक जितनी लिखा दी, और भी है क्या कोई? लाल हो गई, रजत हो गई, काली हो गई, धूसर होकर बाद हाँ बादामी क्रांति और लिख लो एक, आपकी एक है 9 नंबर पे बादामी क्रांति। बादामी क्रांति मशालों से संबंधित है। देखिएगा कुछ क्रांति तो बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट बढ़ते आगे। जैसे रजत क्रांति अंडों के उत्पादन से संबंधित है या अंडों से संबंधित है, ऐसे बता। नीली क्रांति तो मछली या मछली उत्पादन से संबंधित है, आपको बताना है। नेक्स्ट है लाल क्रांति, ये टमाटर या मांस से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, आपको बताना है। धूसर क्रांति बता दिया सीमेंट उत्पादन संबंधित है। सनराइज क्रांति बता दिया IT सेक्टर संबंध है। स्वर्णिम बागवानी से संबंधित है। बादामी किससे है आपकी? ये मशालों से संबंध है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियां जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दी। समझ आया कि नहीं आया? एक बार दोबारा समझ लो, समझना चाहो तो। रजत क्रांति अंडों के उत्पादन या अंडों से संबंधित है, आपको बताना। नीली क्रांति बात करें मछली या मछली उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस से संबंधित है। काली क्रांति, काला तो पेट्रोलियम होता है ना, ठीक है बिल्कुल, तो काली क्रांति हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करें जो पेट्रोलियम है ना, जो पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं? तरल, क्या तरल सोना भी कहते हैं, पेट्रोलियम को तरल सोना बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें धूसर क्रांति बात है सीमेंट उत्पादन संबंधित है। सनराइज क्रांति IT सेक्टर संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति आपको बागवानी, और बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मशालों से संबंधित। समझ आए? यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं कुछ उपनाम बताता हूँ फसलों के। क्या? फसलों के उपनाम। एक है हो बा जो बा, ये बहुत बार पूछा गया, इंपोर्टेंट से शुरू करते हैं। हो बा जो बा, फसलों के उपनाम। हेडिंग बनाएंगे उपनाम। क्या हेडिंग है हमारी? फसलों के उपनाम। फसलों के उपनाम हेडिंग है ये हमारी, फसलों के उपनाम। तो सबसे पहले हो बा, इसी को बोलते हैं जो बा। क्या बोलते हैं? जो बा। एक मूवी में जो आता है ना, वो कौन सी बॉबी देओल वाली बात है शायद ना। तो देखो एक है हो बा, एक है जो बा। हो बा जो बा को क्या बोलते हैं? पीला सोना। क्या बोलते हैं? हो बा जो बा को पीला सोना बोला जाता है, सोना। या इसी को हम बोला जाता है गोल्ड ऑफ डेजर्ट। क्या बोला जाता है? इसी को गोल्ड ऑफ डेजर्ट। ठीक है, गोल्ड ऑफ डेजर्ट किसे कहते हैं? तो आपको बताना है। हो बा जो बा को, ये नशीला पदार्थ है, आपको पता है। तो हो बा जो बा को क्या बोला जाता है भाई? पीला सोना या गोल्ड ऑफ डेजर्ट बोला जाता है। सर हो बा जो बा को उत्पादन की बात करें तो ये हो, आपको ध्यान रखना है जोधपुर। क्या? जोधपुर और गंगानगर में। ठीक है, जोधपुर और गंगानगर में, आपको गंगानगर। ठीक है, चलो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में ये हो गया आपका हो बा जो बा। इसके बाद में आप बात करें तो कौन सा हो सकता है? ये कपास की बात कर लेते हैं हम। कपास, कपास को क्या बोलते हैं भाई? कपास को सफ़ेद सोना बोलते हैं। सफ़ेद सोना क्या बोलते हैं? सफ़ेद सोना बोलते हैं भाई। कपास को क्या बोला जाता है? सफ़ेद सोना बोला जाता है। अफीम की बात कर लो, अफीम। एक मिनट, ये चौक खराब आने लगे भाई। अफीम को क्या बोलते हैं भाई? अफीम को काला सोना बोला जाता है। क्या? काला सोना। अफीम को काला सोना बोला जाता है। तो एक यहीं पर बता ही गया, आपको बताना है काला हीरा। काला हीरा किसे कहते हैं आपको बताना है। काला हीरा बोले तो, काला हीरा बोले तो कोयला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कोयला को काला हीरा बोला जाता है। कोयला को काला हीरा बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, चलो। और इसे जो कोयला है, कोयला को क्या बोलते हैं? उद्योग की रोटी बोलते हैं। कोयला को क्या बोलते हैं? उद्योग की रोटी। तो कोयला क्या बोला जाता है? उद्योग की रोटी। ये चीज़ों को थोड़ा सा मैं रिलेट करा के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें जब तक जोड़ करके चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी। तो जैसे काला हीरा बोला तो कोयला को बोलेंगे, और कोयला को क्या बोला जाता है? उद्योग की रोटी बोला जाता है। क्या? उद्योग की रोटी। और यहाँ पर एक है, एक और समझो, उद्योग की रीढ़ की हड्डी। उद्योग की रीढ़, उद्योग की रीढ़, उद्योग की रीढ़ की हड्डी बोले तो, रीढ़ बोले तो लोहा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है?
लोहा को बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और पेट्रोलियम को मैंने बता दिया, पेट्रोलियम को तरल सोना भी बोल देते हैं। पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? तरल सोना, सोना। ठीक है भाई, पेट्रोलियम को तरल सोना के नाम से या फिर काला सोना भी बोलते हैं, इसी को काला सोना भी जाने हैं। यहाँ पर काला सोना, एक बार इसको हटाते हैं, काला सोना, ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर किस पर बात हो रही थी? अफीम पर। तो अफीम को क्या बोला जाता है? काला सोना। इसका उत्पादन कहाँ होता है अफीम का? अफीम का उत्पादन कहाँ होता है बोलेंगे? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में। ठीक है, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ आपको, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़। ठीक है, चलो, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में उत्पादन होता है भाई। इसके बाद में हम जूट की बात करें, जूट, जूट को क्या बोला जाता है भाई? जूट को क्या बोला? गोल्डन फाइबर। क्या बोलेंगे इसको? गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर कैसे कहते हैं? जूट को बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें हम किसको? मूंगफली को। मूंगफली, मूंगफली में क्या है? दाना है? मूंगफली में क्या होता है? दाना। तो इसको बोला जाता है गरीब का बादाम। क्या बोलते हैं मूंगफली को? गरीब का बादाम, गरीब का बादाम। गरीब का बादाम किसको बोला जाता है? मूंगफली को बोला जाता है। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। और क्या है? एक है ज्वार, ज्वार। ज्वार को क्या बोला जाता भाई? ज्वार को क्या बोला जाता? तो गरीब की रोटी। ज्वार को क्या बोला जाता है? गरीब की रोटी। ठीक है भाई, ये कुछ उपनाम थे जो कि मैंने बता दिए और इसमें कुछ रहा नहीं। हाँ, बांस और लिख लो एक, बांस। इसको आदिवासियों का सोना बोला जाता है, आदिवासियों का सोना। आदिवासियों का सोना किसे कहते हैं? तो आपको बताना है, बांस को कहा जाता है। एक बार दोबारा समझ लें अच्छे तरीके से। हो बा जो बा, क्या हो बा जो बा को क्या बोला जाता है? पीला सोना बोला जाता है, बोला जाता है। इसको गोल्ड ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं। क्या? गोल्ड ऑफ डेजर्ट बोलते हैं। उत्पादन जोधपुर और गंगानगर में सर्वाधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कपास की बात करें तो कपास को क्या बोला जाता है? सफेद सोना। क्या बोलते हैं? सफेद सोना। कपास का उत्पादन कहाँ होगा? गंगानगर, हनुमानगढ़। ये समझ आया। नेक्स्ट बात करें अफीम। अफीम को काला सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफीम को काला सोना बोलते हैं। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, आपको पता ही है। और यहाँ पर जैसे मैंने काला सोना की बात करें तो काले सोने से संबंध एक है काला हीरा। क्या? काला हीरा बोलते हैं हम कोयले को। क्या? काला हीरा बोलते हैं हम कोयले को, ये लिखा दिया मैंने। काला हीरा बोलते हैं कोयले को। और जो कोयला है, कोयले को क्या बोलते हैं? उद्योग की, क्या बोलते हैं भाई? उद्योग की रोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्योग की रोटी। और उद्योगों की रीढ़ की हड्डी किसे बोलते हैं? तो लोहा को बोला जाता है। पेट्रोलियम का बता ही दिया मैंने, तरल सोहन सोना या काला सोना हम पेट्रोलियम को भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें, जूट को हम गोल्डन फाइबर बोल देते हैं। मूंगफली को मैंने बता दिया, क्या बोलते हैं? गरीब का बादाम बोलेंगे। ज्वार को गरीब की रोटी बोलेंगे। और बांस को आदिवासियों का क्या बोलेंगे भाई? सोना। समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक भी चीजें आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। एक बार टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ आप लोगों का। तैंतालीस मिनट का टाइम हो गया, अभी 15 मिनट है। इसमें देख लेता हूँ कौन सा टॉपिक अभी करवाना है इसमें, और थोड़ा सा बाकी हो तो। हाँ, कुछ आप ये लिख लीजिएगा, नोट कर लें आप। कुछ फसल में लिखा रहा हूँ, इधर फसल का नाम, इधर लिखा रहा हूँ फसल और उत्पादन क्षेत्र। एक टेबल बना लीजिएगा, फसल और उत्पादन क्षेत्र की। क्या? इधर फसल लिख लेना है, इधर उत्पादन क्षेत्र लिख लेना है। ठीक है भाई, चलो ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हम गेहूं खाते हैं ज़्यादा लोग। क्या खाते हैं? गेहूं। तो गेहूं जैसे हरित क्रांति कहाँ आई थी हमारे, जैसे पंजाब में आई थी ना, तो हमारा जो पंजाब और हनुमानगढ़ ऊपर ही पंजाब से कनेक्टेड है, तो आपको बताना है। यहाँ पर जैसे ये है गेहूं, तो यहाँ पर लिखिए गेहूं का उत्पादन कहाँ होगा? सर्वाधिक। सर्वाधिक पूछ रहा हूँ, ये उत्पादन मैं सर्वाधिक की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है,
सर्वाधिक होने को तो सब जगह होता है, लेकिन सर्वाधिक मैं श्रेणी में बात कर रहा हूँ। तो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आपको बताना है गंगानगर, हनुमानगढ़। और अब एक नया जिला आ गया है जिससे अनूपगढ़ भी आप लेना चाहें तो अनूपगढ़ भी ले लीजिएगा, ठीक है। वैसे बेसिक का बेटा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। गेहूं, गेहूं के बाद में एक है कपास। कपास, तो ये कपास भी यहीं पर है। कपास कहाँ पर है, ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और आपका अनूपगढ़, इसी एरिया में कौन सा हो गया, गेहूं, कपास। इसके साथ में और बात करें मक्के की बात कर लेते हैं हम। मक्का, मक्का कहाँ होता है, ये आपका उदयपुर। मक्का कहाँ होता है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाले एरिया में। एक है चावल, लिखेंगे चावल। चावल का उत्पादन कहाँ होता है, ये हाड़ौती क्षेत्र लिख सकते हैं आप लोग। हाड़ौती में भी आपको बताना है बूंदी में सर्वाधिक होता है। कहाँ पर, बूंदी में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट बात करें आपका पाँच नंबर पे, हाँ सरसों की बात कर लो। सरसों, सरसों का कहाँ होगा भाई, सरसों का ये अलवर और भरतपुर में। कहाँ पर, अलवर भरतपुर, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे। अब बाजरे की बात कर लेते हैं। बाजरा, बाजरा आपका ये जयपुर और अलवर में, जयपुर और अलवर में होता भाई। बाजरा हो गया, ये हो गया, और कुछ रह गया एक बार चेक कर लेता हूँ लिस्ट में। हाँ ये गन्ना हो गया, गन्ना और रह रहा है एक बार, गन्ना। गन्ना कहाँ भाई, गन्ना ये गंगानगर में ही आपका, गन्ना हो गया गंगानगर में। और कुछ रहा है क्या, मूंगफली और लिख लो, मूंगफली। मूंगफली, मूंगफली कहाँ है भाई आपकी, ये भीलवाड़ा और बीकानेर। भीलवाड़ा, बीकानेर में ये थी। ये है कुछ आपके उत्पादन में, और बता रहा हूँ आगे एक बार समझेंगे। गेहूं का उत्पादन कहाँ होगा, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में। कपास का उत्पादन भी यहीं होगा, ठीक है भाई। ज़्यादातर अधिकतर बता रहा हूँ गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले में। और मक्का का उत्पादन उदयपुर, चित्तौड़गढ़। आपको ध्यान रखना, चावल बात करें हाड़ौती में, मुख्य रूप से बूंदी में होता है। सरसों की बात करें अलवर भरतपुर में। सरसों, और सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर सेवर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और जो बाजरा है वो जयपुर अलवर में हो गया। गन्ना आपका गंगानगर में हो गया। और मूंगफली हो गया आपका कहाँ पर, ये हो गया आपका भीलवाड़ा और बीकानेर, ठीक है। कुछ आगे और बात कर लेते हैं। अफीम बता दिया मैंने पहले, और चलो आगे बढ़ा, कहता 8 नंबर, 9 नंबर पे आते हैं। नौ नंबर लिखिएगा, एक लिखें अफीम। क्या, अफीम 9 नंबर पे। अफीम का उत्पादन कहाँ होता है, ये चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में होता है अफीम का उत्पादन। नेक्स्ट बात करें, एक ग्वार है। क्या, ग्वार। ग्वार का उत्पादन कहाँ होता है भाई, ये ग्वार का होता है बीकानेर में। बीकानेर में, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें 11वें नंबर, जीरा। जीरा होता है आपका जालौर। जालौर से एक जिला बन गया जिसका नाम सांचौर, पाली, ठीक है। और ये पाली, ये हो गया आपका, ठीक है भाई। यहाँ तो एक है ईशबोल, 12 नंबर है ना, ईशबोल। ईशबोल का जो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वो है बाड़मेर में, ठीक है, बाड़मेर में, ये आपको ध्यान रखना है। और हम ईशबोल की बात करें, ये जालौर सिरोही में, सब जालौर और सिरोही लिखते जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, और ये हो गया, कुछ बाकी है क्या, मेथी। हाँ मेथी, ये नागौर की प्रसिद्ध है मेथी, ये आपको पता ही है नागौर। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा मैं बता नहीं सकता कि डीडवाना में चलेगी नहीं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये नागौर। अदरवाइज आप डीडवाना, आपको डीडवाना, कुचामन आपको ध्यान रखना है। कुचामन इसमें से कहीं भी आ सकता है, ये थोड़ा सा अभी इसको आप रहने दे तो ठीक है, इसको अभी लिखेंगे नहीं पूरा कंप्लीट।
वैसे इस तरह की डिस्प्यूटेड क्वेश्चन देगा नहीं जिसमें अभी तक क्लियरिटी नहीं है। जीरा बता दिया आपको। तिलहन बता दिया क्या? तिलहन, तिलहन लिख लो। तिलहन कहाँ है? ये भी बीकानेर में है। और क्या रह गया आपका? धनिया, हाँ धनिया और लिख लो। धनिया, धनिया कहाँ? कोटा और झालावाड़ में। धनिया कहाँ है? कोटा और झालावाड़ में। अफीम चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, बीकानेर में ग्वार हो गई, जीरा हो गया जालौर सांचौर पाली, इसबोल हो गया आपका जालौर सिरोही, मेथी हो गई आपकी नागौर में, आपको ध्यान रखना है। तिलहन हो गया बीकानेर, धनिया हो गया कोटा और आपका झालावाड़। ये समझ आया यहाँ तक? मुख्य रूप से ये मैंने बता दिया आपको, अच्छे तरीके से समझ में पूरा का पूरा आया होगा। और बात कर लेता हूँ कुछ अलग से कुछ चीज़ों पर, फैक्ट पर, अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। आज की क्लास में पूरा कंप्लीट टॉपिक करवा देता हूँ। ये इसमें कुछ रहा है क्या, किसमें बता दी? कुछ इम्पोर्टेंट अनुसंधान केंद्र, क्या अनुसंधान केंद्र है वो इम्पोर्टेंट। अगर आप लिखना चाहें तो मैं एक बार लिखा देता हूँ कि महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिएगा इसमें। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु डाल करके आप लिख सकते हैं आगे। तो एक तो सरसों अनुसंधान केंद्र लिख लीजिएगा, सरसों अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। और मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, बस आपको शॉर्ट शॉर्ट में लिखाऊंगा। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? यह है शेवर भरतपुर में। शेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शेवर भरतपुर में। मैंने पहले बताया था। एक है तबीची, क्या? तबीची मसाला, ठीक है। एक है तबीची मसाले केंद्र कहाँ है? या तबीची, तबीची, ठीक है। तबीची जी मिलेगा कहीं, तबीची मसाले केंद्र का केंद्र कहाँ है? तो ये आपको बताना है सर। ये आपका अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है भाई, नेक्स्ट है ज्वार अनुसंधान केंद्र। क्या? ज्वार अनुसंधान केंद्र की बात करें, ज्वार अनुसंधान केंद्र की बात करें, यह है बल्लभ नगर, ठीक है। बल्लभ नगर आपका कहाँ है? ये उदयपुर में। ये कहाँ है? बल्लभ नगर उदयपुर में है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे और करवा देता हूँ। शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र लिखेंगे, शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। यह है बीछवाल, बीछवाल बीकानेर में। कहाँ है? बीछवाल बीकानेर में, ध्यान रखेंगे। बीछवाल बीकानेर में है आपका शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट हम बात करें, एक बेर अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। क्या? बेर अनुसंधान केंद्र। बेर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है आपको? ये बीकानेर में, इसको अलग से नहीं लिखाएंगे, ठीक है। यहाँ बीकानेर में क्या है? एक बेर अनुसंधान केंद्र भी है। कौन सा? बेर अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर है। बेर और खजूर, बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर, आपको ध्यान रखना है। बेर और खजूर अनुसंधान और शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में। ये भी आपको साथ में याद रखते हुए जाना है, इसको नहीं लेकर आ रहा हूँ अलग से। इसबोल सरसों बता दिया मैंने। और राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये केंद्र कहाँ है? ये आपका दुर्गापुरा जयपुर में, अपने यहीं पर है, दुर्गापुरा जयपुर, ठीक है। यह है दुर्गापुरा जयपुर। ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुसंधान केंद्र से जो कि मैंने बता दिया आप लोगों को। केंद्रीय मसाला केंद्र, ठीक है, ये बता दिया ना। तबीची केंद्रीय मसाला, हाँ मसाले केंद्र, ये बता ही दिया मैंने। और इसमें कुछ छोड़ा नहीं, मेरी तरफ से कंप्लीट है अभी ये टॉपिक। लेकिन इसमें एक और रह रहा है, जलवायु खंड। क्या? जलवायु खंडों को मैं जो 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है, जैसे यहाँ पर, जैसे हम राजस्थान का इधर मैप ड्रॉ करेंगे तो देखो इस तरीके से यहाँ पर, जैसे ये बाड़मेर है और जोधपुर। बाड़मेर जोधपुर को फर्स्ट ए बोला जाता है। क्या? इधर ऊपर, ये ऊपर की बात करें तो इसको बोला जाता है
सेकंड ए, नहीं फर्स्ट बी इसको बोला जाता है फर्स्ट बी, और ये वाला एरिया इसको बोला जाता है फर्स्ट सी, फर्स्ट सी। इस तरीके से 10 जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है राजस्थान को। उसको भी अभी देख लेता हूँ, एक बार टाइम देख लेता हूँ आपका कितना हो गया, 54 मिनट। चलो आप लोगों को फटाफट मैं आपको जो वो भी करा देता हूँ, क्या जलवायु खंडों को भी करवा देता हूँ, फ्री हो जाते हैं। जलवायु खंडों को भी मैं अभी लगे हाथ करवा ही देता हूँ, तो फ्री हो जाओगे आप लोग। एक मिनट। तो 10 कृषि जलवायु खंड है, ठीक है भाई। क्या पढ़ेंगे हम, ये टॉपिक है आपका कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है। अब आप डाल लेंगे इसमें कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं राजस्थान में, 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो मैं राजस्थान बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, मैंने बनाया नहीं राजस्थान का, मैं कुछ टाइम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई, समझेंगे यहाँ से। यहाँ समझेंगे भाई थोड़ा सा, ये हो गया, ठीक है भाई। देखो ये है हमारा राजस्थान, ध्यान समझेंगे, ये बना दिया मैं राजस्थान आपका, ठीक है। 10 कृषि जलवायु खंडों के बारे में बताने वाला हूँ आपको। यहाँ ध्यान से देखेंगे, मैं जिलों को ड्रॉ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए कुछ चीज़ें बना करके मैं बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। ये जो जलवायु खंड है, यहाँ देखेंगे, ये जो जलवायु खंड है इसका नाम है फर्स्ट ए। क्या नाम है, फर्स्ट ए। फर्स्ट ए में मुख्य रूप से कौन कौन जिले आते हैं, एक है आपका जोधपुर, दूसरा है बाड़मेर। अब इनके बच्चे, क्या बच्चे बोले तो अब इधर फलोदी, जो इधर कौन सा आ जाएगा, एक फलोदी बन गया, इधर फलोदी के साथ में इधर आ गया बालोतरा, ठीक है भाई। ये इस तरीके ये जिले आगे कौन से, फर्स्ट ए में। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर जाएंगे, ये एरिया, ये जो एरिया है ये ऊपर वाला, इसको बोलेंगे फर्स्ट बी। क्या बोलेंगे, फर्स्ट बी। जिले पूछ लेता है कि फर्स्ट ए में कौन सा है, फर्स्ट बी में कौन सा है, तो फर्स्ट बी में ये ऊपर वाला एरिया आ जाएगा, जिसमें हनुमानगढ़, कौन सा गढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, और ये आ गया आपका अनूपगढ़। इसी से छाप लेना, फर्स्ट ए में ये हो गया, बी में ये आ गया। नेक्स्ट बात करें, ये कुछ यहाँ से ये थोड़ा सा एरिया इधर का इसका भी ले लेगा, ये चूरू का भी ले लेगा, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे फर्स्ट सी। क्या बोलेंगे, फर्स्ट सी। तो फर्स्ट सी में क्या आएगा, एक आ गया जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आएगा आपका बीकानेर और चूरू, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ये आपका एरिया यहाँ तक, ये आपका है, आपका कौन सा, फर्स्ट सी। आपको समझ आया कि नहीं आया भाई, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। अब यहाँ से ये जो एरिया बच गया, ये जो एरिया बच गया है, इसको बोलेंगे सेकंड ए। क्या बोलेंगे इसको, सेकंड ए। क्या बोलेंगे, सेकंड ए बोल देंगे इसको। सेकंड ए में कौन कौन से आएंगे, मैं एक बार लिखा देता हूँ आपको, ये कौन सा पहले पे समझ लो, सेकंड ए। इधर से ये जाएंगे हो आप, तो ये इधर से इसको मिलाएंगे, इसको बोलेंगे सेकंड बी। क्या बोलेंगे, सेकंड बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकंड बी, ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ ये भरतपुर और ये कुछ एरिया दौसा को छोड़ते हुए अलवर तक, इस तरीके से ये जो पूरा प्रदेश है, क्या ये जो प्रदेश है पूरा का पूरा, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे भाई, अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो इसको बोलेंगे थर्ड वी। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे थर्ड वी। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे थर्ड वी। क्या बोलेंगे भाई, इसको थर्ड बी बोल देंगे। और जो ऊपर वाला एरिया है, ये यहाँ से लेकर के इधर देखो, यहाँ से ये जो एरिया है थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, यहाँ हो गया ना, तो ये जो एरिया है यहाँ से बूंदी और ये एरिया है ना, इसको बोलेंगे हम थर्ड ए। क्या, थर्ड ए और थर्ड बी। थोड़ा सा ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड ए हो गया और थर्ड बी हो गया, ठीक है भाई।
समझ आया। और यहाँ तक ये जो एरिया बचेगा, नीचे वाले की एरिया की बात करें, ये जो एरिया है और एक ये है, ये यहाँ से ये बूंदी वाला, ये वाला एरिया, इसको फिफ्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको फिफ्थ बोला जाएगा। इसको बोलेंगे थर्ड, ये को फोर्थ बी। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? फोर्थ बी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये बचा कुचा हो गया फोर्थ ए, ये हो गया फोर्थ ए। तो कितने जलवायु खंड हो गए? आप एक बार काउंटिंग करके देख सकते हैं कितने हो चुके हैं इसमें। देखो एक तो ये हो गया, एक देखो एक तो ये हो गया जलवायु खंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गए जलवायु खंड। कितने? 10 जलवायु खंड है, ये मैंने बता दिया। और ये बस पूछेगा आपसे कि कौन कौन से जिले किस में आते हैं, तो ये आपको बताना होगा। ये 10 जलवायु खंडों में राजस्थान को बांटा गया है, ये आपको बताना है। अब जिले इनके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, कौन कौन से जिले आएंगे। ये नीचे फोर्थ, देखो दोबारा एक बार समझ लो, ऊपर ये आएगा ना, ये एरिया फर्स्ट बी में आएगा। किसमें? देखो यहाँ से शुरू करेंगे पहले। फर्स्ट ए में तो ये आ गया बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, कुछ हल्द्वानी का एरिया भी आ जाएगा। तो फर्स्ट ए में तो ये आ गया, पहले बता चुका हूँ। मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है, सभी जिसकी विशेषता थी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो यार ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ए हो गया। फर्स्ट ए के बाद में ये हो गया आपका फर्स्ट बी, ये हुआ फर्स्ट बी के बाद ये हुआ फर्स्ट सी, ठीक है। 3 तो ये जलवायु खंड यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करें यहाँ पर, ये हो गया सेकंड ए, ये यहाँ से नागौर से शुरू होंगे। कहाँ से? नागौर से, अजमेर। अब जो नीम का थाना, जो जिले बने ना सबके सब इस एरिया में आ जाएंगे। कौन कौन से जिले बने ये मैंने बता दिया यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया सेकंड ए के बाद ये वाला पूरा जो एरिया है ये आगे यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से? सिरोही से। क्या? सिरोही को जालौर के एरिया, सांचौर, इस तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पाली, व्यावर, ठीक है, इस तरफ इसको बोलेंगे सेकंड बी के बाद फर्स्ट ए बोलेंगे। ये अजमेर से शुरू हो जाएगा, अजमेर टोंक जयपुर, ठीक है। और ये दौसा आ जाएगा इसमें। तो ये वाला जो पूरा जलवायु खंड है इसको बोलेंगे थर्ड ए के बाद थर्ड बी, जो हमारा जो पूर्वी जो राजस्थान का जो भाग है, किनारे वाला हिस्सा, थोड़ा अंदर की तरफ, ये पूरा हिस्सा आ गया थर्ड बी में। नेक्स्ट बात करेंगे नीचे, बिल्कुल नीचे, चोटी नीचे की बात, पूंछ की बात करें तो फोर्थ बी है। और इसके ऊपर का जो खंड है इसको बोलेंगे क्या? फोर्थ ए। और इसके बाद जो बचा हुआ है, टोपा सा निकला हुआ है इधर लटका हुआ अलग से, तो इसको बोलेंगे कौन सा? ये हाड़ौती प्रदेश, इसको फिफ्थ बोलेंगे। तो कुल मिलाकर 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है, ये आपको मैंने बता दिया जो कि मुझे बताना था। समझ में आया होगा। पूरा 1 घंटे की लगभग क्लास हो चुकी है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह जो भी करना है वो कर सकते हैं। और कल हम एक नया टॉपिक नई ऊर्जा के साथ में शुरू करेंगे। हो सकता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास और बढ़ाए आगे। तो बस तैयारी करो, मेहनत करो, सिद्धांत से और कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो बंद करते हैं आज की क्लास को। पूरा 1 घंटा हो गया होगा या फिर ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है भाई। इससे बाहर और किसी को कोई भी डाउट रहता है इनकेस तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, ठीक है भाई, धन्यवाद। 1 घंटा हो गया।